8 सितंबर 2004 टोयोआकी सिटी, जापान। इस शहर के एक शांत से इलाके में एक 2 मंजिला घर था जिसमें कैटो फैमिली रहती थी। शाम के करीब करीब 7 बजे हुए थे। इस घर में एक 8 साल का बच्चा शोगो टीवी देख रहा था। टीवी पर वो जापान की टीम का फुटबॉल मैच देख रहा था। ये मैच जापान की टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था 2006 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तभी उस कमरे में से शोगो के चीखने की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही उसकी मां तोशियो दौड़कर उसके कमरे में जाती है और उसे पूछती है क्या हुआ। दरअसल जापान की टीम वो मैच जीत चुकी थी और इस बात के लिए शोगो बहुत ज्यादा खुश था। और साथ ही कल उसका बर्थडे भी आने वाला था। कल वो 9 साल का होने वाला था, इस वजह से भी वो काफी खुश था। शोगो इस घर में अपने परिवार के और 4 मेंबर्स के साथ रहता था और साथ में उनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम था जैकी। शोगो के फादर 45 साल के हिरोतो कातो, वो एक कार पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। साथ में इस घर में उसकी मां तोशियो रहती थी जो कि 38 इयर्स ओल्ड थी। तोशियो और हिरोतो यानी कि शोगो के माता पिता की मुलाकात उनके काम पर ही हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और बाद में वो शादी कर लेते हैं। बाद में हिरोतो, शोगो के फादर, काम करते रहते हैं लेकिन उसकी मां तोशियो काम करना बंद कर देती है। वो अब एक हाउसवाइफ थी। अब इस घर में शोगो का बड़ा भाई यूकी भी था जो कि 15 साल का था और वो स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन था और काफी फेमस था। साथ में उसकी बहन रीना भी थी जो कि 13 साल की थी और वो भी स्कूल में अपने काफी ब्यूटी कंपटीशन लड़ती रहती थी। ओवरऑल इनकी जो फैमिली थी और इनके जो बच्चे थे सोसाइटी में काफी अच्छे जाने जाते थे और बच्चे स्कूल में काफी ज्यादा फेमस थे। शोगो 8 साल का था लेकिन कल वो 9 साल का होने वाला था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद शाम के करीब 8 से 9 बजे के बीच तोशियो यानी कि शोगो की मां को उसके हस्बैंड हिरोतो का एक मैसेज आता है। उसमें हिरोतो ने लिखा था कि आज मुझे काम पर देरी हो जाएगी, इस वजह से तुम लोग सो जाना, मैं थोड़ा सा लेट घर आऊंगा। ये मैसेज पढ़कर तोशियो को बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि हिरोतो वैसे एक्स्ट्रा काम करता नहीं था और वो कंपनी से जल्दी घर आ जाया करता था। खैर, वो अपने बच्चों को खाना वाना देती है और उन्हें सोने के लिए कहती है। हिरोतो जहां पर काम करता था वो जगह उनके घर से 1 घंटे की दूरी पर थी और इसी बीच यहां पर हिरोतो का फोन आ जाता है तोशियो को। वो तोशियो को कहता है कि मुझे डेडलाइन दी गई है 10 तारीख तक और आज 8 तारीख है तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना होगा और तुम एक काम करना, बच्चों को लेकर सो जाना और जो एक्स्ट्रा चाबी होगी उसे उसी जगह पर रख देना जहां पर हमेशा तुम रखती हो और मैं 11 बजे के करीब घर आ जाऊंगा। दरअसल इन लोगों ने घर के बाहर जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पर कहीं पर चाबी छुपाने की एक जगह रखी हुई थी। जैसे कई लोग एक गमले के नीचे या कहीं और पर रख देते हैं और हिरोतो ने चाबी को गैराज के पास रखने को कहा था जहां तोशियो हमेशा रखती थी। तो खैर तोशियो ऐसा ही करती है। बाहर उनका कुत्ता जैकी भी होता है, वो वहां चाबी रख देती है और अंदर आकर बच्चों को ले जाकर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अब आधी रात का समय हो चुका था। कैटो फैमिली का जो पड़ोसी था वो अपने घर में आराम से सो रहा था लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पहले इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर से सो जाता है लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद उसे लगता है कि उसे बाहर जाकर देखना चाहिए था कि ये आवाज किसकी है। तो वो उस समय बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर घर के बाहर जाता है उसकी खुद की भी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि सामने कैटो फैमिली का घर आग से बुरी तरीके से जल रहा था। अब ये देखकर वो बाकी पड़ोसियों को जगाने की कोशिश करता है। अकेला तो वो क्या ही कर सकता था। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और वो घर में अंदर किसी को फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से कोई भी फोन नहीं उठाता। लेकिन तभी एक व्यक्ति हिरोतो को कॉल करता है यानी कि शोगो के फादर को, और वो फोन उठा लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहां पर हो। वो कहता है कि मैं तो अभी काम पर हूं। तो वो सारी चीजें बताता है कि तुम्हारा घर जल रहा है, पता नहीं कैसे, जल्दी से तुम घर आ जाओ। ये सुनते ही हिरोतो फटाफट कार को उठाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वहां खड़े लोग फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देते हैं। करीब 1 घंटे के बाद जब हिरोतो अपने घर पहुंचता है आग लगभग बुझ चुकी थी लेकिन फिर भी घर थोड़ा थोड़ा जल रहा था। हिरोतो भागकर अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई और साथ में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब आग पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो घर के अंदर पुलिस की टीम जाती है।
घर में अंदर जाकर ही उन्हें तोशियो, यूकी, रीना और साथ में शोगो की डेड बॉडी मिलती है। हिरोतो को नहीं पता था जब कुछ घंटे पहले उसने अपनी वाइफ से फोन पर बात की थी, वो आखिरी बार अपनी फैमिली की आवाज सुन रहा था। अब पुलिस ने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट है, किसी तरीके से घर में आग लग गई और ये सब कुछ हुआ। लेकिन कहानी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद बदलने वाली थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ जलने के अलावा कुछ और भी चीजें थी। शोगो की बॉडी पुलिस वालों को फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में से मिली और जलने के अलावा किसी तीखी चीज को उसके सर पर मारा गया और उस चीज के मारने की वजह से उसकी मौत हुई। और जो बड़ा बेटा यूकी था वो सेकंड फ्लोर पर अपने कमरे में मौजूद था। वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर चद्दर को डाला गया था। उसकी मौत भी किसी तीखी चीज को सर पर मारने की वजह से हुई थी। और यूकी और शोगो यानी कि दोनों भाइयों को वो तीखी चीज एक एक बार ही मारी गई थी। और जो इन दोनों की बहन और हिरोतो की बेटी रीना थी वो अपने बेड पर पड़ी हुई मिली। उसके ऊपर भी ब्लैंकेट को डाला गया था, लेकिन किसी और चीज की जगह उसे 10 बार चाकू से मारा गया था। उसकी बॉडी पर 10 चाकू के निशान मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गुस्से में उसे मारा हो। उसके साथ जो उसकी मां थी तोशियो, उसे भी बहुत बुरी तरीके से चाकू से मारा गया था। दोनों भाइयों को आराम से एक एक बार मारा गया और जो दोनों लेडीज थी रीना और उसकी मां तोशियो, दोनों को बुरी तरीके से चाकू से बार बार मारा गया था। और जो 4 लोग मरे थे उनमें से किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मतलब कि वो सारे नींद में उस समय मौजूद थे, नींद में उन्हें मारा गया। अब पुलिस को यह जानना था कि सबसे पहले कौन मरा और कातिल ने सबसे पहले किसे मारा और किस डायरेक्शन से वो घर के अंदर एंटर हुआ। क्योंकि देखिए जो शोगो था वो फर्स्ट फ्लोर पर मरा हुआ मिला और साथ में जो बाकी लोग थे वो कोई अपने रूम में था, कोई फर्स्ट फ्लोर पर था, कोई सेकंड फ्लोर में था। तो इस तरीके से अगर पता चल जाए पहले कौन मरा तो पता चल जाएगा कि वो एंटर कहां से हुआ, नीचे से या ऊपर से। तो खैर अब पुलिस इसे जाने कैसे, क्योंकि ऑटोप्सी में तो ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता, कुछ आगे पीछे टाइम होता है कि 4 से 5 के बीच बीच, 4:30 से 5:30 के बीच बीच ऐसा टाइम बताया जाता है। लेकिन पुलिस को ऑटोप्सी से ये तो पता चल गया कि जब आग लगी तब ये लोग जिंदा थे, क्योंकि इन्होंने जो धुआं था आग का उसे इनहेल किया था। अब बस ये जाना था कि किसने कितना धुआं इनहेल किया, उसका मतलब वो आखिर में मरा। तो इस हिसाब से सबसे पहले शोगो मरा, उसके बाद में तोशियो मरी, उसके बाद में उसकी बेटी रीना मरी और एंड में जाकर यूकी मरा। घर में बाहर होने की वजह से उनका कुत्ता जैकी जिंदा बच जाता है, क्योंकि उस समय उस रात वो गैराज के बाहर मौजूद था। लेकिन अब पुलिस सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कुत्ता इतना ज्यादा भौंकता है और अगर कोई अनजान व्यक्ति उस समय रात में घर में आया, ये कुत्ता क्यों नहीं भौंका। और साथ में पड़ोसियों ने भी इस बात को कहा कि हमने एक औरत के चिल्लाने की आवाज तो सुनी थी, लेकिन हमने कुत्ते के भौंकने की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी। तो ये पुलिस को चीज समझ नहीं आ रही थी। फोरेंसिक टीम घर के अंदर जाती है और वहां पर उन्हें केरोसिन मिलता है जो कि आग जलाने के काम आता है। और वो केरोसिन उस रात से पहले इनके घर के अंदर मौजूद नहीं था। मतलब कि जो किलर था वो उस केरोसिन को भी अपने साथ लेकर आया था और केरोसिन के साथ साथ और जिस चाकू से उसने ये सब कुछ किया वो भी इनके घर का नहीं था और ना ही इनके घर में वो बाद में पाया गया। यानी कि वो किलर उसे लेकर आया और उसे बाद में अपने साथ लेकर भी चला गया। अब पुलिस ने सोचा कि उस कातिल ने चाकू से सभी को मारा, मतलब कि उसके ऊपर भी खून पड़ा होगा। तो उन्होंने एक लुमिनल टेस्ट किया, जिसमें ऐसा होता है कि केमिकल से चेक कर देते हैं कि यहाँ पर पहले खून गिरा था या नहीं गिरा था। अगर खून गिरा हो तो वो जगह ब्लू हो जाती है। तो उन्होंने आसपास के इलाकों पर, सड़क पर वो केमिकल छिड़का दिया कि अगर यहाँ पर खून गिरा हो तो हम ऐसे पता लगा सके कातिल किस डायरेक्शन से बाहर गया और कहां से अंदर आया, कुछ भी। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब जो किलर था वो सिर्फ केरोसिन और नाइफ ही अपने साथ नहीं लेकर आया था, बल्कि कपड़े भी लेकर आया था जिसे पहनकर वो घर से बाहर निकला, ये सब कुछ करने के बाद। और दूसरी बात, क्राइम सीन से डीएनए मिलना, साथ में फिंगरप्रिंट्स का मिलना इम्पॉसिबल था क्योंकि घर में आग लग गई थी। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को यह जानना बहुत जरूरी था कि किलर एंटर कहां से हुआ इस घर में। क्या वो मेन डोर से आया? अगर मेन डोर से आया तो कैसे आया? और अगर विंडो से आया तो कहां की विंडो से आया? पुलिस ने यहां पर एक सीन बनाया कि किलर विंडो से ही आया होगा, घर की विंडो को तोड़ा होगा और अंदर आ गया होगा। उन्होंने नीचे फ्लोर की सारी विंडोज को चेक किया, कोई भी टूटी नहीं मिली। टूटनी तो दूर की बात, कोई खुली नहीं मिली, सारी विंडोज अच्छे से बंद थी।
फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन सेकंड फ्लोर पर जो यूकी का रूम था, उसकी विंडो थी वो टूटी हुई थी। और वो हिरोतो ने बताया कि ये विंडो पहले से ही हमने रिमूव करा रखी थी और यहाँ पर हमने कवर लगा रखा था। अब पुलिस को लगा कि जरूर किलर यहीं से आया होगा। लेकिन दूसरे फ्लोर की विंडो पर पुलिस को कोई सीढ़ी का निशान नहीं मिला, और सीढ़ी तो मिलना बहुत दूर की बात थी। मतलब कि किलर उस तक पहुंचा कैसे, उस विंडो तक कैसे पहुंचा, वो ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें यह लग रहा था कि किलर कहीं ना कहीं फर्स्ट फ्लोर से ही एंटर हुआ है, क्योंकि मरने वाला शोगो पहले नंबर पर था। मतलब कि किलर फर्स्ट फ्लोर से एंटर हुआ, शोगो को मारा, बाकियों को मारा और यूकी लास्ट में मरा, और वो सेकंड फ्लोर पर था। अब किलर उस रात घर के अंदर कैसे आया, इसका सबसे बड़ा जवाब था वो चाबी जो कि तोशियो ने रखी थी हिरोतो के लिए। जब पुलिस ने हिरोतो के बताने के बाद उस जगह पर देखा तो वहां पर चाबी पड़ी हुई थी। मतलब कि किलर ने वहां से चाबी नहीं उठाई। लेकिन मान लो कि वो आया और वहां से उसने चाबी उठा ली और लॉक खोला, घर के अंदर चला गया, सब कुछ किया, वापिस आया, चाबी वहां पर रख दी और चला गया। ठीक है, लेकिन साथ में बैठा जैकी ये सब कुछ कैसे होने देता, क्योंकि चाबी जैकी के बिल्कुल पास पड़ी हुई थी। बल्कि तोशियो और हिरोतो चाबी को वहां पर इसीलिए रखते थे ताकि जैकी पास में रहेगा तो कोई और आदमी उस चाबी को नहीं उठाएगा। चलो ये भी मान लेते हैं कि जैकी जो कि उनका कुत्ता था उस समय सो रहा था, तो किलर को कैसे पता चला कि वहां पर चाबी पड़ी हुई है, तो वो वहां से चाबी कैसे उठा सकता था। इसका मतलब कहानी कुछ और ही थी जो पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी बात, शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस रात तोशियो दरवाजा लगाना ही भूल गई। इसके होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो किलर किस तरीके से घर के अंदर गया, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। दूसरी टीम पुलिस की आसपास के लोगों को यह पूछ रही थी कि क्या उस रात किसी ने कुछ देखा, कुछ अजीब घटना उन्हें लगी, कुछ भी, वो सब कुछ जानना चाहते थे। यहाँ पर एक पुलिस ने पूरी टाइमलाइन बनाई, कहां पर किस समय किसने क्या क्या देखा। रात के करीब 3:40 पर केटो फैमिली के घर के 200 मीटर की दूरी पर एक ट्रक वाला खड़ा था। वो रात को वहां पर पार्क करके खड़ा था और वहां से जाने वाला था। लेकिन तभी वो देखता है कि एक ब्लू कलर की कार बहुत तेजी से आ रही है, और वो आती है, पहले रुक जाती है और बाद में अचानक से मोड़ लेती है अपनी कार को और वहां से चली जाती है। उस कार के ऊपर कोमाकी की लाइसेंस प्लेट थी। बता दें कि कोमाकी वही जगह है जहां पर हिरोतो काम करता है। उसके बाद में 4 बजे पड़ोसी किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और 4:25 पर फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया जाता है। और वहीं पर हिरोतो का बड़ा भाई जो उसी लोकेलिटी में रहता था, हिरोतो को फोन करता है और आग के बारे में बताता है। अब इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो किलर के पास 4 से लेकर 4:30 के आसपास आधे घंटे का समय रहा होगा ये सब कुछ करने के लिए। तो खैर 4:40 पर एक ट्रक वाले ने बताया कि उस समय मैं खड़ा हुआ था और मैं एक ग्रीन कलर की कार को देखता हूँ। उसमें एक 30 से 40 साल के बीच में आदमी बैठा था, अकेला ही था, और वो इनके घर से यानी कि कैटो फैमिली के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। लेकिन उस कार की नंबर प्लेट भी कोमाकी जगह की थी। इसके अलावा किसी ने कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल उस रात उस जगह पर नहीं देखा। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा और हिरोतो से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो पुलिस को कुछ और ही कहानियां सुनने को मिलती है। साल 2001 में इनकी गाड़ी घर के अंदर ही मौजूद थी। कोई आता है, गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर चला जाता है। ऐसे ही पुलिस को एक बात पता चलती है। साल था 2003, जुलाई का महीना। तोशियो उस समय घर के बाहर थी। घर में शोगो और उसकी बहन रीना थी। हिरोतो अपने काम पर था, यूकी कहीं बाहर गया हुआ था। तो गैर शोगो अपनी माँ को फोन करता है और बताता है कि कोई दरवाजे को जोर जोर से नॉक कर रहा था। लेकिन अब उसने नॉक करना तो बंद कर दिया, बल्कि वो जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर तोशियो से कहती है कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, तुम बस दरवाजा मत खोलना। और तोशियो आस पड़ोस के लोगों को कहती है कि जरा घर में जाकर देखना कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी तरफ तोशियो ने अपने आस पड़ोस के लोगों को यह बताया कि जब से ये साल चढ़ा है, यानी कि 2004 जनवरी के महीने से, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके घर के ऊपर कोई नजर रख रहा है। हमेशा जब वो घर के बाहर आती है, कई बार उसने अनजान कारों को उसकी घर की तरफ देखते हुए जाते हुए देखा। कई बार कई अनजान लोगों को उसके घर के आसपास उसने देखा। उसे काफी डर लगने लगा था, इसलिए हमेशा वो कहती थी कि दरवाजा बंद रहे, दरवाजा मत खोलो, कुछ भी हो जाए। और अपने बच्चों को अकेला वो घर में अब छोड़ती नहीं थी। अब पुलिस ने और चीजें ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उनके पास एविडेंस की कमी थी, क्योंकि देखिए क्राइम सीन में आग लगने की वजह से सारे सबूत लगभग खत्म हो चुके थे। जितना हो सके पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे ये केस भी ठंडा पड़ता गया और ये केस हमेशा के लिए अनसॉल्व रह गया। इस केस को चाहे पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन आज हम मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। देखिए उस रात घर में 4 लोग मौजूद थे। फादर हिरोतो काम पर था। हिरोतो वैसे तो ओवरटाइम लगाता नहीं था, लेकिन उस दिन वो ओवरटाइम पर गया। जब हिरोतो को इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 10 तारीख तक उसे डेडलाइन मिली थी किसी काम को करने की, और 9 तारीख को उसके बेटे शोगो का बर्थडे था। इसलिए उसने कहा कि 8 तारीख को वो पूरा काम कर लेगा, ताकि वो 9 तारीख को लेट घर ना आए और अपने बेटे के बर्थडे में अच्छे से आ जाए। इसलिए उसने उस रात ओवर टाइम लगाने के बारे में सोचा। देखिए ऐसा नहीं था कि फादर हिरोतो हमेशा ही टाइम पर आता था अपने घर में। दरअसल वो रोज ही लेट आता था। अब आप सोचेंगे कि वो ओवर टाइम तो लगाता नहीं था, तो वो लेट कैसे आता था? वो हमेशा अपने काम से सीधा जाता था क्लब्स में, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल हाई एंड क्लब्स में। वो इसका पैसा कैसे मैनेज करता था ये भी आपको पता चलेगा। तो खैर वो क्लब्स में जाता था और वहां पर अच्छे से पार्टी करके घर आता था, और वहां से चाबी उठाता था और अंदर चला जाता था अपने घर में। ये बात उसकी जो वाइफ थी उसे भी पता था कि रोज ये दारू पी कर आता है और क्लब में जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो खैर फिर आता है मार्च 2005। इस समय अरेस्ट हो जाता है हिरोतो। इस केस में नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बल्कि उसने फ्रॉड किया था अपनी कंपनी के साथ 5 मिलियन येन का। उसके बाद में केस चलता है और उसे फिर 3 साल की सजा होती है, जब पता चलता है कि उसने 5 नहीं 55 मिलियन येन का फ्रॉड किया था अपनी कंपनी के साथ। वो इस पैसे का करता क्या था? दरअसल जब शाम को छुट्टी होती थी, हमेशा वो क्लब्स में जाता, हमेशा वो पार्टीज में जाता। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। ये भी बताया जाता है कि हिरोतो की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो महीने का 4 लाख येन देता था, और हिरोतो की जो सैलरी थी एनुअल वो 10 मिलियन येन थी, जो कि उस समय जापान के कई लोगों से कई गुना ज्यादा थी। जब हिरोतो की ये चीजें बढ़ती गई, तब हिरोतो अपनी वाइफ से आकर बात करता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है और हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। जब ये बात उसकी वाइफ तोशियो को पता चलती है, तो वो अपनी बहन से ये बताती है कि अगर मेरा डिवोर्स हो गया हिरोतो से, तो मैं 3 बच्चों को कैसे संभालूंगी। वो इस चीज को लेकर काफी परेशान रहती थी। उसकी ये बहन ने बात पुलिस को बताई। तो खैर इसके बीच में ये बात ऐसे भी आ सकती है कि हिरोतो तंग आ चुका था अपने परिवार से, और उस समय उसका देर रात घर के बाहर रहना और घर के अंदर एक ऐसे इंसान का एंटर होना जिसके ऊपर कुत्ता ना भौंके, साथ में उस इंसान को उस जगह का पता होना जहां पर चाबी मौजूद थी। यह सब इशारा करता है कि कहीं ना कहीं हिरोतो ही इस केस में वो किलर है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। लेकिन उस रात जब उसके कोवर्कर से पूछा गया कि क्या तुम यहां पर मौजूद थे हिरोतो के साथ, वो कहता है कि हाँ, मैं हिरोतो के साथ उस समय मौजूद था। हिरोतो उस रात मेरे साथ ही था। तो यहाँ पर दूसरी चीज निकलकर सामने आती है कि हिरोतो के पास पैसा तो बहुत था, तो शायद उसने अपने परिवार को मारने के लिए एक हिटमैन को रख लिया हो, क्योंकि जिस तरीके से यह सब कुछ किया गया, जिस तरीके से सबको मारा गया, वो काम काफी प्रोफेशनल तरीके से किया गया लगा था। क्योंकि एक भी, देखो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ ही जाता है, लेकिन यहाँ पर कातिल ने वो कुछ ना कुछ सुराग भी नहीं छोड़ा। एक सुराग भी पुलिस को नहीं मिला। हालांकि जो मिलने वाले थे वो आग लगाकर खत्म कर गया वहीं पर। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो 2 बच्चे थे शोगो और युकी, जो लड़के थे, उन्हें एक बार मारा गया, बात खत्म। लेकिन जो 2 लड़कियां थी, तोशियो और उसकी बेटी रीना, उन्हें बहुत बुरी तरीके से गुस्से में मारा गया। तो इससे ये चीज पता चलती है कि कहीं ना कहीं अगर हिटमैन को हायर किया गया होगा तो वो भला ऐसा क्यों मारेगा। तो कहीं ना कहीं ये किसी का बदला था, रिवेंज था, जिसने ये सब कुछ किया। लेकिन मान लो ये सब कुछ भी नहीं हुआ, फिर एक एंगल आता है चोरी का, कि सच में कोई चोरी करने आया था इस घर में। अगर वो चोरी करने आया था तो वो केरोसिन क्यों लेकर आया? केरोसिन क्यों लेकर आया? चाकू क्यों लेकर आया? चाकू के साथ कोई चोर भला अपने कपड़े लेकर थोड़ी घूमता है। और वो चोरी के एंगल तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। साथ में इस घर में जले हुए नोट भी मिले। दूसरी तरफ घर में जो कीमती चीजें थी लगभग मौजूद थी।
अब ये नहीं पता था कि घर में कितना कैश पड़ा है, ये हिरोतो को भी नहीं पता था। वो कहता है कि तोशियो को ही सब कुछ पता था। तोशियो का पर्स हालांकि खाली था, लेकिन अगर कोई चोर घर में आएगा तो वो चोरी कर भागेगा। चोर ऐसे नहीं मारेंगे। लेकिन अगर हिरोतो ने नहीं मारा और किसी चोर ने नहीं मारा, मतलब कि स्ट्रेंजर ने नहीं मारा, तो किसने मारा? याद है जब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हिरोतो को फोन आया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि वो फोन उसके भाई का था। उसके भाई ने उसके नंबर पर फोन करने की बजाय सीधा उसकी कंपनी के नंबर पर फोन किया। भला उसके भाई को कैसे पता कि हिरोतो काम पर है? अगर उसने फोन करना था हिरोतो के पर्सनल नंबर पर करता। भला रात के 4 बजे कोई इंसान किसी के घर में आग लगी है तो वो कंपनी को फोन क्यों करेगा? ये चीज बाद में जाकर लोगों ने सोची कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके भाई को कैसे पता कि ये अपने ऑफिस में मौजूद है? और दूसरी कई चीजें ये भी सामने आई कि उसके भाई ने फोन अपने नंबर से नहीं किया था, बल्कि एक पब्लिक फोन से फोन किया था। 4 बजे कोई इंसान एक पब्लिक फोन से किसी के घर के जलने की खबर उसे दे रहा है, वो भी उसके ऑफिस में फोन करके। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि उसके भाई को सब कुछ पता था कि आज घर में कौन मौजूद है और कौन नहीं मौजूद। और बात अगर भाई की जाए, उसके भाई को यह भी पता होगा कि चाबी कहां पर मौजूद है। उसके भाई के ऊपर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। मैक्सिमम चांस तो यही है कि वो उसके घर आता जाता होगा और कुत्ता शायद ना भौंके। लेकिन जो कुछ भी है, हिरोतो ने ये किया या नहीं किया? अगर किया तो वो बच गया, लेकिन अगर नहीं किया तो उस रात 9 सितंबर 2004 के बाद उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं हो पाई। एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसका अच्छा काम चल रहा था, उसका परिवार था, वो सारी चीजें एक ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे अपने परिवार को मारने के, वो अलग से। इस हादसे के बाद हिरोतो ने कभी भी अपना चेहरा मीडिया के सामने नहीं रखा और वो हमेशा के लिए गुमनाम हो गया। जाने से पहले हमने एक ऐसे केस के ऊपर बात की है जिसमें एक लड़की कई महीने तक एक कॉल सेंटर में जॉब तो करती रहती है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। ये केस जरूर देखें और साथ में 1M शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर वीडियोस के लिए।